हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 16 और 17 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज से। आज की पहली न्यूज आपके लिए है NGLV टू रिप्लेस PSLV। देखिए, सबसे पहले तो समझना है यहाँ पर कि NGLV क्या होता है, PSLV क्या होता है, क्यों रिप्लेस कर रहा है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। NGLV का मतलब होता है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी तक इंडिया में हम लोग रॉकेट लॉन्च करने के लिए क्या यूज कर रहे थे, मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए, हमारे जो भी मिशन है उसको लॉन्च करने के लिए PSLV के साथ साथ GSLV, ये दो व्हीकल हम लोग यूज कर रहे थे। अब हम लोग जो है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल यूज करना चाहते हैं और PSLV को हटा देंगे, GSLV वहीं के वहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये इसरो करेगा, ये आपको पता होगा। इंडिया में जो भी इसके रिलेटेड काम होता है, स्पेस रिलेटेड काम, वो इसरो के अंडर में ही होता है। NGLV के मैं आपको फीचर्स बता देता हूं। सबसे पहले फीचर ये है कि ये सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं। सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल का मतलब ये होता है कि ऐसा फ्यूल जहां पर हम लोग कुछ रिफाइंड करेंगे और ब्लेंड करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, रिफाइंड केरोसिन और साथ साथ हम लोग यहां पर लिक्विड ऑक्सीजन का ब्लेंड करने वाले हैं। और ये इस दोनों भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए हमें यहां पर ये लॉन्च करने के लिए खर्चा जो है, एक्सपेंस जो है वो थोड़ा कम आने वाला है क्योंकि ये बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है। दूसरा, NGLV को हम लोग ऐसा बनाने वाले हैं कि ये रीयूजेबल व्हीकल होगा। मतलब एक मिशन आप इससे लॉन्च कर दो तो इसको आपको फेंकना नहीं पड़ेगा, फिर से आप इससे दूसरा मिशन भी लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा, एक इसकी खासियत यह है कि इसका पेलोड जो है ये 5 टन का पेलोड उठा सकता है, जबकि ये एक्सटेंडेबल है, आप इसको एक्सटेंड करके 10 टन का पेलोड भी कर सकते हैं। ऐसे कोई फीचर्स आपको PSLV में अभी तक नहीं मिल रहे थे, बट PSLV भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। अभी तक के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मिशन जो हमने PSLV से किए वो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। जैसे चंद्रयान 1, ठीक है, हमारा लूनार मिशन हमने PSLV से लॉन्च किया था। उसके बाद मॉम या फिर आप मंगलयान कह सकते हैं उसको, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर प्यार से उसको मंगलयान कहा जाता है, वो मिशन जो है वो भी हमने PSLV से ही लॉन्च किया था। उसके साथ एस्ट्रोसैट, ये जो है इंडिया की पहली फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है और इसको भी हमने PSLV से ही लॉन्च किया था। तो ये सारी चीजें PSLV के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और NGLV के बारे में भी आप चीजें याद रखेंगे। इसरो से एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि 1969 में ये फॉर्म हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है, ना कि श्रीहरिकोटा में। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रीहरिकोटा में इसके हेडक्वार्टर्स है। नहीं, कहां पर है, बेंगलोर में है। और इसके नए चीफ कौन है, वो है S सोमनाथ, जिन्होंने के सिवान को रिप्लेस किया था। ठीक है, चलिए अगले इस पे चलते हैं। इराक के नए प्रेसिडेंट, इराक के नए प्रेसिडेंट बने हैं। 9वें नंबर के प्रेसिडेंट ये बने हैं। इराक में रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था। इराक में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वहां पे सिर्फ पार्लियामेंट के लोग वोट कर सकते हैं और 2/3 जो है मेजोरिटी अगर आपको मिलती है तो आप क्या हो जाते हैं, वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो वहां के नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है, याद रखना है आपको, अब्दुल लतीफ राशिद, ठीक है। और ये पहले मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज रह चुके हैं, अब वो क्या बने हैं, नए प्रेसिडेंट बने हैं। इराक से आप याद रख सकते हैं यहाँ पे PM भी चलता है, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ जैसा यहाँ पर काम चलता है। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, कैपिटल तो बगदाद है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो। उसका करेंसी यहाँ पर दिनार यूज होती है, जिसको पर बहुत सारी कंट्रीज की दिनार होती है, इसलिए मैं लिख देता हूँ ईरानी दिनार, ठीक है। और यहाँ पे जो PM है उनका नाम है मुस्तफा अल कदीमी। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले इस पे चलते हैं। इन्फोसिस के प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है। देखिए, इराक के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इन्फोसिस का जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम था रवि कुमार एस, ये भाई साहब ने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। ये 2002 में इन्होंने इन्फोसिस को ज्वाइन किया था, 2016 में ये प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। और 2021-22 की एक रिपोर्ट कहती है कि इन्फोसिस में ये तीसरे नंबर के ऐसे इंसान थे जिसको हाईएस्ट पेड सैलरी मिलती थी। पहले नंबर पर ऑफ कोर्स MD CEO सलील पारेख साहब को मिलती है। सलील पारेख MD CEO है इन्फोसिस के, तो सबसे पहले नंबर पर उनको ही मिलती है सैलरी। फिर COO जो है प्रवीण राव, उनको दूसरे नंबर पर सैलरी मिलती है और तीसरे नंबर पर सैलरी मिलती थी रवि कुमार एस को, सारे एम्प्लॉइज में, ठीक है।
और अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इन्फोसिस से आप ध्यान रख सकते हैं कि 1981 में कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स भी बैंगलोर में है। आज हमने एक और हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में देखे, इसरो के। उसके बाद यहां पर जो एमडीसीओ है वो तो मैं बता चुका हूं आपको, सलील पारेख साहब है। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि 2021 में ये जो है हमारी सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। जब हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पर आते हैं टीसीएस। पहले नंबर पर कौन आ रहा है? टीसीएस आ रहा है। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स मतलब कौन सी कंपनी, कौन सी कंट्रीज में बढ़िया तरीके से पेंशन की सिस्टम है, मतलब रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से आपको पैसे मिलते हैं, क्या आपके सिस्टम है और लोग कितने खुश है उस चीजों से, इन सब के लिए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स हर साल निकालता है मर्सर और प्लस साथ में सीएफए इंस्टीट्यूट। मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ने ये 14th एडिशन का ग्लोबल पेंशन इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने 44 कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं ये लोग। और इन्होंने यहां पर बताया कि कौन सी कंट्री बेस्ट पेंशन है सिस्टम और किसका वर्स्ट है। तो पहले 3 नंबर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर यानी लिस्ट को टॉप किया है आइसलैंड ने, यहाँ का पेंशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, लोग बड़े खुश हैं यहाँ पर। सेकंड नंबर पर आता है नीदरलैंड्स और थर्ड नंबर पर आता है डेनमार्क। उसके बाद जो सबसे लास्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थाईलैंड क्या है? सबसे लास्ट है 44 नंबर में। और इंडिया का जो रैंक है वो है 41। इतना कुछ खास इंडिया का पेंशन सिस्टम लग नहीं रहा है। 41 आउट ऑफ 44 यानी आखिरी के 3-4 नंबरों में इंडिया आता है। और यूएसए भी एक इंपॉर्टेंट है, तो यूएसए भी ध्यान रख लो, यूएसए का 20 है। ठीक है, एशिया में अगर देखे जाएगा तो सबसे नंबर 1 पर आता है सिंगापुर। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि बाकी सारी कंट्रीज तो पुरानी है, पोर्टुगल ने इस बार ये लिस्ट में डेब्यू किया है। तो पोर्टुगल ये लिस्ट में पहली बार आया है, डेब्यू किया है, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें, कुछ चीजें ये ऐसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिवर्सल जनरल सोम्पो इंश्योरेंस अडॉप्टेड अ विलेज। यूनिवर्सल जनरल सोम्पो इंश्योरेंस कंपनी जो है, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। ठीक है, मतलब अकेली कंपनी नहीं है, ये जॉइंट वेंचर है बहुत सारी कंपनीज की। तो यहां पर इंडियन बैंक प्लस इंडियन ओवरसीज बैंक प्लस कर्नाटका बैंक, 3 तो बैंक है आपके, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक। साथ में है डाबर इन्वेस्टमेंट्स और जो है सोम्पो जनरल इंश्योरेंस, जो कि जापान की कंपनी है सोम्पो। ठीक है, तो सोम्पो जापान, ये 5 लोगों का जॉइंट वेंचर कौन सा है? यूनिवर्सल जनरल सोम्पो इंश्योरेंस। मैंने बता दिया आपको 2007 में ये बनी थी कंपनी। ठीक है, 2007 में बनाई गई थी ये कंपनी, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स है और इनके जो एमडी सीईओ है वो है शरद माथुर। तो ये तो बात हो गई आपकी यूनिवर्सल जनरल सोम्पो इंश्योरेंस से। न्यूज में क्यों है कि उन्होंने क्या किया है, एक नया विलेज जो है वो अडॉप्ट किया है। और उन्होंने क्या कहा है कि हम लोग जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो विलेज का नाम है तुंग विलेज, जो कि महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र। और इन्होंने कहा है कि हम लोग यहां पर क्या दे रहे हैं, 50 लाख के आसपास का फंड्स दे रहे हैं के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए, जो कि हमको वापस नहीं मांगना है, अडॉप्ट कर रहा है ना, तो वापस मांगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा मेन एम यहां पर क्या है, हम लोग को क्या करना है, विमेन को एजुकेट करना है। सबसे पहले तो डिजिटल लिटरेसी में विमेन को हम लोग एजुकेट करना चाहते हैं गांव की, कि डिजिटली वो लोग बढ़िया तरीके से एजुकेटेड हो जाए। दूसरा, हम लोगों को फार्म एनिमल्स के लिए जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी यहां पर ध्यान रखना है। तो 2 एम हमारे हैं कि एक तो विमेन को हम लोग क्या करें, एजुकेट करते डिजिटली, और दूसरा करते फार्म एनिमल के ट्रीटमेंट पे हम लोग ध्यान दे दे। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे हर साल हम लोग 16 अक्टूबर को मनाते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन हम लोग हर साल 17 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे का इस बार का थीम है लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, ये FAO ने 1945 से मनाना चालू किया था। ठीक है, और अभी भी हम लोग ये मना रहे हैं। उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी जो है वो खत्म कर देनी चाहिए, धीरे धीरे खत्म कर दीजिए। ये अक्टूबर 17 को हम लोग मनाते हैं। इस बार की थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। तो ये दोनों की थीम, डेट्स और कब उसको मनाया जाता है, ये आप चीज ध्यान रखेंगे। फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार, देखिए इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार जो है, इसका रिसेंटली जो है लॉन्च किया गया था। नितिन गडकरी साहब, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज है, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाईवेज, इन्होंने क्या किया है, दिल्ली में ये इवेंट एक हुआ था जहां पर इन्होंने इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार जो है वो लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है, नाम याद रखेंगे, कौन सी कंपनी कर रही है, टोयोटा कोरोला एल्टिस। तो ये है कार का नाम। ठीक है, इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार है। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब होता है कि हम लोग पेट्रोल की कार नहीं है ये, ना ही डीजल की कार है, पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिक्स करके हम लोग फ्यूल बना रहे हैं। ठीक है,
इसमें अलग अलग तरीके के हम लोग इंडिया में फ्यूल बना रहे हैं, डिपेंड करता है कि पेट्रोल और इथेनॉल का रेशो क्या है। ठीक है, जिस रेशो में हम लोग पेट्रोल और इथेनॉल यूज करते हैं उस रेशो के हिसाब से वो चेंज होते रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो इसके लिए हम इंडिया में पहली कार किसने बनाई है? टोयोटा, जो कि किर्लोस्कर के इसमें आती है, जिसका नाम है कोरोला एलेटिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए आज है कि इंडिया की पहली माउंटेन बाइसिकल वर्ल्ड कप, माउंटेन में जो बाइसिकल चलाते हैं, आपने अगर देखा होगा कि कहीं पर रेसेस टीवी पर वगैरह चल रही है, तो उसका वर्ल्ड कप इंडिया में पहली बार हो रहा है और वो कहां पर होने वाला है? लेह में होने वाला है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामिंग एंड इंप्लीमेंटेशन मॉस्पी, इन्होंने बोला है कि हमारा रिटेल इन्फ्लेशन रेट ये जो है कितना हो चुका है? 7.41% के आसपास हम लोगों को इन्फ्लेशन यहां पर दिखने चालू हो गया है। उसके बाद ओला, उबर और आर्थर के बाद इंडिया में हीरो, इन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया। इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर को यहां पर लॉन्च कर दिया है और उसका नाम है विदा V1 जो है आपको 2 वेरिएंट्स में मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। करूर व्यास बैंक, इन्होंने अपने नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के.जी. मोहन जो कि इनके क्या थे? नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनको क्या किया है? रीअपॉइंट कर लिया है। वापस उनका टर्म खत्म हो रहा था, इनको रीअपॉइंट कर लिया गया है। और लास्ट चीज आप जो ध्यान रखेंगे वो है कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग स्टूडेंट है, तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे ये कब मनाया जाता है? ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये APJ साहब की, कलाम साहब की क्या है? बर्थ एनिवर्सरी है और इस साल हमने उनकी 91st बर्थ एनिवर्सरी मनाई थी। ठीक है, और APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी, उनको स्टूडेंट से कितना लगाव था, उनको पढ़ाई से कितना लगाव था, इसलिए हम लोग वर्ल्ड स्टूडेंट डे का मनाते हैं, उनके बर्थ डे के दिन ही मनाते हैं। ये यूनाइटेड नेशन ने बोला था 2010 में कि हम लोग कलाम जी के बर्थडे को क्या मनाएंगे? वर्ल्ड स्टूडेंट डे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप रिवाइज करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।